नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। कल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में बहुत सारे ऐसे चीज हुए जो राजनीति में पहली बार देखने को मिले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि भाजपा जो राजनीति करती है वो हमेशा प्रयोग करने के लिए जानी जाती है, और इसी प्रयोग के फलस्वरूप कल आपने मंत्रिमंडल में भी उसका एक रूप देखा हो। ये पहली बार हुआ है कि भाजपा के किसी भी राज्य में सरकार बना हो तो जीते हुए विधायकों से ज़्यादा विधान परिषद के सदस्यों को मंत्री बनाया गया। लेकिन कल के मंत्रिमंडल विस्तार में जिस प्रकार से 6 विधान परिषद के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, ये क्या इशारा करती है? क्या जो विधायक जीत कर आए उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर ये एक नया रणनीतिक प्रयोग किया गया है? इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी विधायक जब अपने संसदीय क्षेत्र में जीतता है तो उसके काम के हिसाब से वहाँ के जनता के प्रतिनिधि के रूप में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग होते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र को वो रिप्रेजेंट करता है। एंटी इनकम्बेंसी लागू होने की बात की जाए, जनता के साथ उसकी कनेक्टिविटी की बात की जाए, और भी बहुत सारे चीज़ें जो विधायकों पर तो लागू होते हैं। लेकिन चाहे वो राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य हों, चाहे विधान परिषद के लिए मनोनीत सदस्य हों, इनका डायरेक्ट जनता से बहुत कनेक्टिविटी नहीं होता है। ये एक प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं और डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन दोनों में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि विधायक एक क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, लेकिन जो विधान परिषद के सदस्य हैं इनके अंदर में ऐसे कई जिले आते हैं जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये एक रणनीति के तहत लिया गया फैसला है जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों को, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करने में मदद करेगी? और दूसरा, आपने देखा होगा कि जो 2020 में सरकार बनी थी एनडीए की, उसमें से कई मंत्रियों का टिकट कट गया। कुछ लोग आए, कुछ लोगों को रिवार्ड मिला, और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जब से बिहार में जातिगत आधारित गणना हुई है, ये तो दिखने लगा है, भले ही ये टेलर है
लेकिन इसका असर देश में तो जरूर दिखा है। और यही कारण है कि आप पूरे देश की राजनीति की अगर आप बात करेंगे तो हर जगह जातीय समीकरण को बैठाने की पूरी कोशिश की गई। जहां भाजपा ने एक और यादवों को साइड कर दिया गया है। अब इसमें भी एक सवाल उठ रहा है कि भाजपा ने यादव कोटे से किसी को मंत्री क्यों नहीं बनाया। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि जहां एक तरफ नंदकिशोर यादव को स्पीकर के पद पे बैठाया गया है, वहीं दूसरी ओर नित्यानंद राय इस कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से और केंद्र में मंत्री भी हैं। और इन सबों के इतर जब लोकसभा में सीटों का बंटवारा होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इनको एडजस्ट किया जाएगा। इन सारी बातों के अलावा एक बात ये है कि जितनी स्ट्रेंथ बिहार विधानसभा की है और भाजपा कोटे से जो मंत्री बने हैं, अभी भी उसमें कुछ मंत्रियों के लिए जगह रखी गई है और यही जातीय समीकरण को बैठाने के लिए आगे फिर कुछ लोगों को मंत्री भविष्य में बनाया जा सकता है। क्योंकि एक बात तो तय है, भाजपा जो राजनीति करती है और अभी जिस प्रकार से देश में राजनीति हो रही है, इसमें एक बात तो साफ दिख रहा है कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है, इस पर लगभग सभी पार्टियां काम कर रही है। लेकिन भाजपा इसमें बाकी अन्य पार्टियों की तुलना में एक कदम आगे है। क्योंकि अगर देश की बात करें और सामने जो लोकसभा चुनाव होने हैं, इसमें इन जातियों का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगर इनके वोट बैंक को देखेंगे तो ये बहुत बड़ा परसेंट ऑफ मार्जिन होता है। और जिस प्रकार से 14 के बाद इनका समर्थन भाजपा को मिला है, इसी रणनीति के कारण इतने सारे लोगों को, चाहे वो मंत्री बनाने की बात हो, चुनाव लड़ाने की बात हो, आप लगातार देख रहे हैं कि इनका प्रतिनिधित्व बढ़ाते जा रही है। एक खबर ये भी है कि इसमें भूमिहारों का भी प्रेजेंटेशन काटा गया। भूमिहार के नाम पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम के रूप में इस मंत्रिमंडल में है। तो क्या एक डिप्टी सीएम पूरे मंत्रिमंडल के अन्य जो इस समीकरण से आने वाले नेता थे उनकी क्षतिपूर्ति पूरी करती है? देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उन्हें उस लेवल पे पहुंचाया गया कि आपको डिप्टी सीएम बनाया गया है, एक बहुत बड़ा पद है रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसी वजह से बाकी मंत्रिमंडल में कोई भी इस जाति से दिखाई नहीं दिया। हो सकता है आने वाले चुनाव में इनमें से एकाध को टिकट देकर इसकी भी भरपाई भाजपा करने जा रही है। अच्छा, सबसे बड़ा बात यह है कि जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी की बात कर लें नीतीश कुमार के साथ, एक तरफ नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल को अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार अपने मंत्रियों का विस्तार
किया, जिन मंत्रियों को शामिल किया गया है, वो एज यूजुअल जैसे महागठबंधन में थे उससे पूर्व में भी जब भी सरकार नीतीश कुमार की रही है तब से लगभग नाम तय रहते हैं कि ये मंत्री बनेंगे। लेकिन जहां अन्य जातियों के जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए थे, जैसे मुकेश सहनी की आप बात कर लें, किस प्रकार उन्होंने यात्रा कर अपने समाज को गंगा जल देकर वोट देने की अपील की। अभी की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, अब लगता है कि मुकेश सहनी का बहुत इसको भाजपा के खेमे में आने का रह नहीं गया, क्योंकि जितनी उनकी डिमांड है वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। उसी के एगेंस्ट में हरि सहनी को लाया गया और जहां वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे, अभी उनको देखिए रिवार्ड दिया गया, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं ये उनके सामने एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाजपा ने उनके सामने एक खड़ा कर दिया और ये डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम सभी को लेकर चलते हैं, किसी को हम छोड़कर चलने की बात नहीं करते हैं। पुराने दिग्गजों में कई लोगों के नाम इस बार काटे गए। अगर आप 2020 की बात करें, उसमें जीवेश मिश्रा, रामसूरत राय, रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र प्रताप सिंह, आलोक रंजन झा, नरेंद्र प्रसाद, इन तमाम लोगों की टिकट, या यूं बोलें कि मंत्री जो बने थे, इन्हें एक तरफ से हटाया गया। और वहीं दूसरी ओर सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, हरि सहनी, जनक राम पिछले सरकार में भी मंत्री थे, संतोष कुमार सिंह को मंत्री बनाया जाए। कहा यह जा रहा है कि शाहाबाद क्षेत्र में इनका एक बहुत अच्छा पकड़ है और जो कांग्रेस से अभी वर्तमान में जो विधायक टूटकर आए हैं, इनमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मंगल पांडे लगातार मंत्री बने हैं, इस बार भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। दिलीप जायसवाल जो हैं, ये वैश्य समाज से आते हैं और एक और जो नाम है कृष्णानंद केदार गुप्ता, ये भी उसी समाज से आते हैं। ये मंत्री बनाकर सिर्फ बिहार में ही नहीं, भारत के अन्य प्रदेशों में भी जो इस समाज के लोग रहते हैं, उन्हें ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, हम सभी वर्ग को समायोजित करने वाली पार्टी हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। एक नाम जो आया था कृष्णानंदन पासवान, कहा यह जाता है कि तिरहुत क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है, इसके वजह से इनको शामिल किया गया। वहीं एक खबर चली थी अरुणा देवी के मंत्री बनने की, उन्हें फ़ोन किया गया था, बताया गया था कि वो मंत्री बनने जा रही हैं। विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें बधाई दी थी। वारसलीगंज से ये विधायक है, लेकिन आपने देखा होगा कि पहले मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार को होना था, फिर वो डेट टला, अंतिम समय में फिर से लिस्ट भेजी गई और केंद्रीय नेतृत्व ने इसमें फेरबदल करके अंतिम क्षण में इनका नाम काट दिया गया। भाजपा ने जिन्हें भी मंत्री बनाया है, ये सीधी तौर पे ये इशारा किया है
जहाँ एक और जब वो चुनाव में उतरेंगे तो उनके जो भी अभी वर्तमान में बनाए गए मंत्री हैं वो हों, चाहे ऐसे कोई व्यक्ति को उन्होंने इससे दूर रखा है जिसके ऊपर किसी भी तरह का विपक्ष आरोप लगा सकता है। इसीलिए चुन चुन करके लोगों को लाया गया है। आप सभी को पता है कि जब वो चुनाव की बात होती है तो तेजस्वी यादव पे ये आरोप लगते हैं, वहाँ लालू यादव और राबड़ी देवी के राज की बात की जाती है कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ था। ऐसे में इस बात को समायोजित करने की कोशिश की गई है कि विपक्ष इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा सके। नितिन नवीन एक ऐसे मंत्री के रूप में हैं, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ चुनाव में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। वहाँ चुनाव जीतने में इन्होंने बहुत प्रयास किया और एक अच्छा रिजल्ट लाकर दिया। पिछले बार भी इनके पास जो पोर्टफोलियो था उसमें इन्होंने काम किया, इसके बदले उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और जिस पटना संसदीय क्षेत्र से ये आते हैं वहाँ हमेशा से अगड़ी जाति के लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। इसमें आप देखिएगा तो सभी को समायोजित करने की कोशिश, स्वर्ण जाति के 9 मंत्री बनाए गए, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से 6 मंत्री हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारा प्रायोजित तरीके से मंथन करके इसको मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और बहुत सारे ऐसे पुराने मंत्रियों को, चाहे उनकी उम्र के हवाले से, चाहे एक प्रयोग के माध्यम से जिसके लिए भाजपा जानी जाती है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा हरियाणा में किस प्रकार पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया और सरकार बदल गई। ये प्रयोग भाजपा हमेशा करते रहती है, लेकिन बिहार में कोई भी फैसला लेने के पहले बहुत मंथन करने की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि पूरे जातीय समीकरण को बैठाने के लिए और बैठाकर ये समीकरण तय किया गया और इन्हें मंत्री बनाया गया। ये एक रणनीति है और इसका असर आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में भी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं जेडीयू की, तो जेडीयू से वही लोग हैं, विधान परिषद से उनके 2 नेता हैं, एक नीतीश कुमार खुद है, एक अशोक चौधरी है। कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी जमुई से चुनाव लड़ाने की बात की जा रही थी। अब ऐसे में उन्हें मंत्री बना दिया गया है, तो देखना होगा कि जमुई सीट पे क्या होता है। वो सीट चिराग पासवान के ही पास रहेगी या इंटरचेंजेस में कोई दूसरा प्रत्याशी वहाँ पे चुनाव लड़ेगा। लेसी सिंह की बात कीजिए, इनकी और बीमा भारती की अदावत आपने पिछले दिनों देखी थी। मदन सैनी, शीला मंडल, जमा खान, रत्नेश सदा, जब जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन ने छोड़ा था तब इन्हें मंत्री बनाया गया था और इनको दोबारा से मंत्री बनाना भी तय था। तो अगर नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग वही चेहरे हैं जो पिछले सरकारों में भी मंत्री बने रहे। लेकिन इसमें एक सवाल ये उठता है, जो लोग बहुमत परीक्षण के समय जिनका नाम आया था, चाहे वो डॉक्टर संजीव की बात करें या बाकी जो भी नाम सामने आए थे, बीमा भारती की बात कर लीजिए, वो लोग नाराज़ थे। क्या चुनाव के पहले ये लोग
जेडीयू में कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। देखना होगा कि किस प्रकार से सीटों के एडजस्टमेंट में ये काम करती है। एक चीज़ और जो है, नारी बंधन की बात नीतीश कुमार भी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं। महिला को लेकर कई सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं, और जब वोट देने की बात होती है तो ये दो ऐसे नेता हैं जो भर भर कर वोट इनके नाम पर देती रही है। ऐसे में जो 33% आरक्षण की बात की गई है, नीतीश कुमार के कोटे से 2 मंत्री तो बनाए गए, लेकिन भाजपा कोटे से सिर्फ 1 मंत्री बनाई गई है। रेणु देवी नौनिया समाज की हैं। तारकिशोर प्रसाद का टिकट कट गया, 2020 में वो बने थे, इस बार उन्हें भी नहीं मिला जगह। और जब आपने देखा था कि जब दिल्ली में बैठक हुई थी उस समय रेणु देवी को बुलाया गया था। तो ऐसे में जहां भाजपा महिलाओं को बराबर देने की बात करती है, प्रतिनिधित्व, तो ऐसे में बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में सिर्फ एक ही मंत्री का होना ये क्या दिखाता है। अब अगर आप इसको ऐसे देखते हैं कि जब चुनाव होंगे तो उसमें कुछ महिला को टिकट दिया जाएगा, लेकिन अगर आप जहां से भाजपा चुनाव लड़ती है उन सीटों को देखेंगे तो लगभग वहां पे पुरुष उम्मीदवार ही आपको दिखाई देंगे। तो ये एक ड्रॉबैक दिखाई दे रहा है कि जहां परसेंटेज की बात आप करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। ऐसा बात नहीं है कि भाजपा में ऐसी महिला विधायकों की कमी है जिन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो वो काम नहीं कर सकती, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा नेतृत्व क्या सोचती है, क्या सोचकर काम कर रही है। बहुत सारे चीज़ इसमें आने वाले समय में भी क्लियर होगा, क्योंकि आज ही लोकसभा चुनाव के तारीखों की भी घोषणा हो जाएगी और इसके बाद ये भी तय हो जाएगा सीटों के समीकरण को लेकर कि कौन कहां पर से चुनाव लड़ेगा, और बहुत जल्द उसकी भी घोषणा हो जाएगी। एक चीज़ तो स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जो लगातार हमने भी कहा है कि जब तक सीटों का समीकरण सेट नहीं हुआ होगा तब तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार टलते रहा। और जैसे ही चिराग पासवान की सीट की घोषणा हुई, उनकी सीटें कंफर्म हुई, तो भले ही चिराग पासवान की सीट कंफर्मेशन हुई, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय हो गया कि उनके जो भी सहयोगी हैं वो सारे लोगों की सीट फाइनलाइज हो गई है। एक सवाल ये भी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन अभी उनके पास सिंबल अलॉट नहीं हुआ है। ऐसे में वो भी बीच मझधार में फंस गए हैं। अब वो अपनी जो पार्टी है उस पे चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए सिंबल चाहिए, या भाजपा या जदयू किस कोटे से लड़ेंगे, इस गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर एक सीट उन्हें मिलती है तो ये भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि वो पार्टी चला रहे हैं और अगर उसमें
उनके जो सहयोगी साथी हैं उनको अगर जगह नहीं मिलती है तो ये बहुत बड़ी फूट हो जाएगी। उन पे ये आरोप लगने लगेंगे कि आपने अपने सीट की व्यवस्था तो कर ली, हम कहाँ जाएं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या निर्णय लेते हैं। क्या वो एक सीट पर समझौता कर लेंगे, इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन जहां भाजपा जेडीयू कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिस प्रकार से पुराने लोगों को साइड किया गया, एमएलसी को तवज्जो दिया गया, विधायकों में से सेलेक्टिव लोगों को लाया गया और जहां जातीय समीकरण को बैठाने की कोशिश की गई, ये प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये रिज़ल्ट कितना पॉजिटिव होगा ये कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आने लगेगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।